वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन कैप्सूल। तो आज हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी 1950s टू 1990। 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आज हम बात करेंगे इसकी। जो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और एग्रीकल्चर। इनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं ये आज हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद की, 1950 से 1990 तक की। तो जैसे कि हमें पता है कि आज़ादी मिल गई है, तो अब इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने का जिम्मा इंडियंस के हाथों में है। तो अब इंडियंस डिसाइड करेंगे कि भारत का फ्यूचर कैसा होगा। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो सोशलिज्म के फेवर में थे, यानी समाजवाद के। पर वो ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे जैसी कि यूएसएसआर में हो गई थी, सोवियत संघ। फॉर्मर यूएसएसआर में हुआ क्या था, वहाँ सोशलिज्म था, समाजवाद। तो सरकार जो थी उसने सारी ज़मीनें अपने कब्जे में ले ली थी, यहाँ तक कि हर इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी लोगों के हाथों में नहीं रह गया था। सोशलिज्म का एक ये रूप भी होता है। तो हमारे जो भारत निर्माता थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना तो सोशलिज्म में जाएंगे और ना ही कैपिटलिज्म में, ना पूंजीवाद ना समाजवाद। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे हम मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन तीनों को हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पास संसाधन सीमित हैं। सीमित संसाधनों से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले 3 सवालों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करनी चाहिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। तो इसमें हमारी 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे बेसिक नीड्स की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम लग्जरी जैसे कि ये कार, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है ये हमारी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। दूसरा आता है हमारा सवाल हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमें ये इस तरीके से लेबर इंटेंसिव जिसमें हम लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या इस तरीके से मशीनरी इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव जिसमें पूंजी बहुत ही ज़्यादा लगती है और इसमें लेबर का जो रोल होता है इसमें कम होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें सिर्फ मशीनें लगी हुई हैं। और ये है हमारे लेबर इंटेंसिव जहाँ पर लेबर का काम ज़्यादा होता है और मशीनों का कम। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की वो लोगों तक पहुँचेगा कैसे। तो हम अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ की सरकार डिसाइड नहीं करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा और क्या नहीं, ये हमारा मार्केट डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। कैपिटलिस्ट की अगर हम देखें तो होता क्या है, इसमें लोगों की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी परचेजिंग पावर, वो क्या खरीद सकते हैं उस हिसाब से उत्पादन किया जाता है। अगर हम यूएसए की ही बात लें तो यहाँ अगर कार ज़्यादा खरीदने के इच्छुक हैं तो यूएसए की जो सरकार है वो कारों के उत्पादन पर ज़्यादा जोर देगी बजाय कि दूसरी चीज़ों के। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो है सारे डिसीजंस जो होते हैं वो सरकार के होते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, किन की ज़रूरत के सामान को उपलब्ध कराया जाएगा और कितना उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों के ऊपर भार पड़ा हुआ है, ये सरकार आई और इसने अपने कंधों पर ले लिया। चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कैसा है। तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि हमें कैपिटल ज़्यादा लगानी है या लेबर लगाना है और किस तरीके से उन्हें लोगों तक पहुँचाना है। तो हमारा जो है प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को मिलाकर के हमारी खिचड़ी पक जाती है। अब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था तो चुन ली है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया कैसे जाए। 1950 के टाइम पे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उसके बाद का क्या हुआ। तो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, योजना आयोग। हालांकि आज ये योजना आयोग नीति आयोग में बदल चुका है, अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लान होता क्या है। योजना, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं, अब उन रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारी आ जाती है प्लानिंग का हिस्सा। तो प्लान की अगर हम बात करें तो एक देश अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करता है,
प्लान के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जनरल गोल्स, और ये हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ये नहीं है कि हमने प्लान तो बना लिया है और उसे कवर करेंगे हम 20 साल में, ऐसा नहीं होता है। हम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है, ये हमारा होता है प्लान। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और ये हम पहुंच जाते हैं एंड गोल तक। तो प्लान जो है हमारा एक सीक्वेंस होता है कि हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, उसे कैसे हासिल करें। अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव प्लान की, तो पर्सपेक्टिव प्लान होता क्या है, आप धीरे धीरे करके अपने प्लान बढ़ाते जाते हैं। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, वो 5+5 होते हुए अगर 20 सालों में हमें कितना डेवलप करना है या कितना हमें आगे बढ़ना है, ये हमारा आ जाता है पर्सपेक्टिव प्लान में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है उसे हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के, कि 5 ईयर प्लान जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके लक्ष्य क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ, समवृद्धि। तो ग्रोथ होती क्या है, जैसे ये हमने एक छोटी सी मशीन है, ये इसमें थोड़ा सा और बढ़ गए, थोड़ा सा और बढ़ते 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 ये इतना बड़ा हो गया, अब ये ज़्यादा काम कर सकता है, इसमें जो ये कल पुर्जे लगे हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जितनी ज़्यादा हमारी मशीनें होंगी वो उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। किसी भी इकोनॉमी को अगर हम देखें कि वो बढ़ रही है या घट रही है, वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी होती क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ ईयर। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जो हमारा साल चल रहा है ये 2020 से 21 चल रहा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक हमारे देश में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनके मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारा जीडीपी आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आती है, जैसे कि अगर हम बात करें ये केक, अगर ये केक 1 अप्रैल 2020 से पहले बना था तो ये हमारा इस साल के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। किसी भी देश का अगर जीडीपी ज़्यादा है तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो अगर हम इस केक की बात करें, इतना बड़ा केक होगा उसमें उतने ही ज़्यादा लोग शेयर करके खा सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि क्या सभी ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे उन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो नहीं, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं और हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उद्देश्य की, मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1950 के टाइम पर नहीं था, ये जो हमारी मिसाइल है। अगर हम देखें ये मिसाइल, ये हमारे मॉडर्नाइजेशन का एक नमूना है, ये उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी हमारे देश में। तो मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे हम पुराने बीजों से खेती करते थे, उसकी जगह हम नई तरीके की बीजों से खेती करने लगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करती है। अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर हम मशीन यूज़ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, विरोधाभास है इनमें। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीनें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा। जो काम 10 लोग मिलकर करते थे वो अब मशीन के ज़रिए 5 लोग कर सकते हैं। तो ये एक विरोधाभास आता है जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। तो कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं होता है, इसमें हमारा सोशल आउटलुक भी मैटर करता है। सोशल आउटलुक की अगर हम बात करें, सामाजिक दृष्टिकोण, इसमें हम बात करते हैं वुमेन्स की। जैसा कि हमें पता है पहले औरतों को काम करने के अधिकार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है और महिलाएं भी अपने काम के लिए आगे बढ़ती हैं और तत्पर तैयार रहती हैं। अब धीरे धीरे बहुत से क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि औरतें आगे बढ़ रही हैं और अपनी पावर का, अपना दमखम दिखा रही हैं। यहाँ तक कि अब आर्मी में भी महिलाएं आगे बढ़ने लगी हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ये हमारे मोदी जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया है लॉकडाउन के अंदर। तो ये आज नई बात नहीं है, ये हमारा शुरू से चलता आ रहा है। जब हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की, इसका मतलब होता है कि अपने ही देश में वो सारी चीज़ें उत्पादन करो जो आप कर सकते हो, ताकि दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े।
सेल्फ रिलायंस में हमारा सबसे पहले यही आता है कि हम इम्पोर्ट्स को घटाएं, हम उन चीज़ों का इम्पोर्ट घटा दें जिन्हें हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हमारा घट जाता है और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो करती है। अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम पे तो 1950s के टाइम पे हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की कमी हुआ करती थी और हम वो USA वगैरह से इम्पोर्ट करते थे। तो अगर हम सेल्फ रिलायंस के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी घट जाती है फॉरेन कंट्रीज़ पे और किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो बहुत ही घातक होता है। तो हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ 7 5-year प्लान्स यानी पहले के जो 7 5-year प्लान्स थे उनमें सेल्फ रिलायंस को तरजीह दी गई। यानी सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी पर किया गया तो वो था हमारा आत्मनिर्भरता। हमारा चौथा उद्देश्य है इक्विटी, समानता। 2 वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी के, इक्वालिटी और इक्विटी। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इक्वालिटी, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये एक बड़ा बच्चा है और एक ये बड़े हैं। इन तीनों को स्टेडियम में कोई हो रहा मैच देखना है। हमने तीनों को एक एक स्टूल दे दिया जो कि सेम हाइट का था। क्यों? क्योंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हमने तीनों को समान सा स्टूल दे दिया। लेकिन क्या ये बच्चा देख पाएगा जिसकी हाइट बहुत ही कम है? ये देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, हालांकि दिया भी हमने इसे भी वही स्टूल है, लेकिन ये बच्चा उस मैच को नहीं देख पा रहा है। तो ये हमारी इक्वालिटी की एक खामी है। जो बिना किसी सहारे के देख सकता है हम उसे भी दे रहे हैं। दूसरा वर्ड है हमारा इक्विटी। इक्विटी का अगर हम बात करें तो इसमें हम मौका सभी को देते हैं। जैसे कि ये बंदा है बिना स्टूल के देख सकता है तो हमने इसे नहीं दिया। जो सबसे छोटा बच्चा है हमने इसे 2 स्टूल दे दिए ताकि ये बाहर से मैच देख सके। और जो ये बीच वाला बच्चा है इसको हमने एक सिंगल स्टूल दिया है। तो इसे कहते हैं हम इक्विटी। ये हमारा इक्वालिटी था कि हमने तीनों को बराबर के स्टूल दे दिए। लेकिन यहाँ आती है हमारी इक्विटी कि हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं। यहाँ बात अधिकार की आ जाती है कि जो सबसे निचला तबका है ना वो भी आगे उठ सके। तो इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है गरीबों की बात करना, क्योंकि इक्विटी हमारी गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जैसे इस बच्चे को ही देखा जाए, अगर हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बच्चा कभी मैच देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हमें इसे उठने का मौका देना होगा और हमें इसे 2 स्टूल देने ही होंगे, तभी ये मैच देख पाएगा। तो इक्विटी में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हर इंडिविजुअल को, हर गरीब को उसकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना होता है, जिसमें हमारा फूड, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ केयर आ जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हर इंडिविजुअल इंडियन डिज़र्व करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे कि ये बच्चा है, ये कभी मैच देख ही नहीं पाएगा। ये जो बंदा है, ये जो बड़ा है, ये ग्रो होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा ग्रो होएगा तो ये बहुत ही पिछड़ा रह जाएगा। तो ये एक इसकी खामी है। तो हमें इक्वालिटी नहीं, इक्विटी चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी, वरना अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो हमें इक्विटी लानी होगी अपने गोल्स में। होता क्या है, हमारी रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 ही स्टूल हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जब 3 ही स्टूल थे तो हमने एक इस बच्चे को दे दिया और 2 स्टूल इसको दे दिया, सबसे छोटे को, जो 2 डिजर्व करता था। तो कई बार हमें अपनी चॉइस डिसाइड करनी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टूल्स की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसी को अरेंज करना है ऐसे तीनों का बेनिफिट उन्हें मिले। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास अगर हम देखें वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन तीनों को मिला करके देखा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के बेस पर अपने आप को डेवलप किया है, जैसे कि न्यूजीलैंड। लेकिन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का क्या हाल है ये हमें पता है। तो 1950 के बाद से इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इसमें क्या क्या बदलाव लाए जाते हैं, ये हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। जो ये हमारे राजा जी थे जो लगान वसूल किया करते थे, इनकी जागीरदारी चली गई थी। और जितने भी, जैसे हम महालवारी की बात करें, रैयतवारी की करते हैं, जागीरदारी की करें, ये सारी की सारे सिस्टम, इन सभी को ख़त्म कर दिया गया था। हमें पता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी।
हमारे यहाँ अनाज की कमी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से हमें यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था फूड। लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि लोगों के हाथ में ज़मीन कैसे रहेगी उसके तरीके को ही बदल देना। अगर हम बात करें यूएसएसआर की, यहाँ सरकार ने सारी की सारी ज़मीन ले ली थी, सारी ज़मीन हथिया ली। तो अब बेचारा किसान करेगा क्या? अब उसे सरकार की ज़मीन पर खेती करनी है और उसे पता है कि वो कितनी भी मेहनत करेगा उसमें से उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा सरकार ले लेगी। तो इच्छा शक्ति होती है ना काम करने की कि हाँ मुझे अपना उत्पादन बढ़ाना है, वो कम होती जाती है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, लोग अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें उसके लिए सरकार ने इंसेंटिव्स देने शुरू किए। किसको? जो कि सच में उत्पादन करता है, जो हमारा रियल किसान है, जो कि खेतों में जाकर खेती बाड़ी कर रहा है, ताकि वो अपनी ज़मीनों में इम्प्रूवमेंट्स कर सके और उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा जो कदम उठाया गया भारतीय कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए, वो था हमारा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग जैसा हम समझ सकते हैं सीमा निर्धारण। इसमें हमने किसी के पास कितनी मैक्सिमम ज़मीन होनी चाहिए उसका एक साइज़ निर्धारित कर दिया। एक बंदा कितनी बड़ी ज़मीन को अपने पास रख सकता है, ये हमारा लैंड सीलिंग था। ये हमारा किया क्यों गया? जो हमारे ज़मींदार होते थे ना, अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाया तो उसकी ज़मीन हथिया ली, और यही अंग्रेज़ भी किया करते थे। ज़मींदारों के पास बहुत ही ज़्यादा लैंड्स इकट्ठा हो गई थी, तो उन ज़मींदारों से पीछा छुड़ाने के लिए कि सारी की सारी लैंड्स उन्हीं के पास ना चली जाए और बेचारे जो गरीब किसान हैं उनकी हालत और ख़राब ना हो जाए, इसके लिए ये लैंड सीलिंग का सिस्टम लाया गया। जो हमारे भूमिहीन किसान होते हैं उनके नाम से ज़मीन दिखा करके ओनरशिप क्लेम कर ली जाती थी। हमारे यहाँ इसमें कुछ लूप होल्स भी थे। अब वो कैसे थे? एक ज़मींदार है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, अब उस ज़मीन को तो वो सरकार लेने वाली है ताकि वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन होगा क्या? या तो वो केस फाइल कर देंगे ताकि वो डिले होता रहे, जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं वो अमल में ना आ सकें। तो कुछ ज़मींदार तो क्या करते थे, वो जो भूमिहीन किसान थे उनको पकड़ते थे, उनसे खेती कराते थे और कहते थे कि हम खुद खेती करते हैं इस ज़मीन पे, तो ये ज़मीन हमें दे दी जाए। तो इस तरह के हालात भी हुआ करते थे। हालांकि अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ सक्सेसफुल हुआ है, तो वो है हमारा केरल और वेस्ट बंगाल। इन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराया अपनी अपने राज्यों में। हालांकि हमारे यहाँ आज भी भूमिहीन किसानों की भरमार है। अब हमने लैंड सेटलमेंट सिस्टम ख़त्म कर दिया और लैंड रिफॉर्म्स पे ले आए। हमने ज़मीनों का बंटवारा भी सही ढंग से कर दिया। अब बात आती है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो इसका जवाब हमें मिलता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? हमने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी वो बीज होते हैं जो कि अगर हम थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो फसल जो है वो बहुत ही ज़्यादा देती है। जब हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया तो हमारी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, स्पेशली वीट और राइस, गेहूं और चावल में हम हरित क्रांति लाए थे। तो अगर हम बात करते हैं कि HYV सीड्स जो हैं उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को देना ज़रूरी होता है, और साथ में इरिगेशन जो हमारी सिंचाई है वो भी सही मात्रा में होती रहनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं, इनपुट्स हैं फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए और रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। तो सबसे पहले जो ये चीज़ें थी वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड थी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज शुरू होता है जिसके बाद बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत सारी फसलों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है और बहुत सारे स्टेट्स में इसे अप्लाई किया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इतना ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया गया कि अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम इतना प्रोड्यूस करने लग गए कि हम फूड ग्रेन्स को स्टॉक की तरह रखने लग गए। जैसे कि हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो स्टॉक रखता है अनाजों का। लॉकडाउन में जो ये 5 kg अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए वो FCI द्वारा ही दिया गया था, उनके गोदामों से ही इशू किए गए थे। तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो थी वो फूड की बढ़ गई थी, अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम बात करते हैं मार्केटेड सरप्लस की। पहले जब हम खेती करते थे तो वो सिर्फ उतना ही होता था कि किसान थोड़ा बहुत बेच सकता था या फिर खुद कंज्यूम कर सकता था।
लेकिन अब वो मार्केट में बेच सकता था। जो भी मार्केट में बेचा जाता है उसे मार्केटेड सरप्लस विपणित अधिशेष कहते हैं, क्योंकि यह बेचने और खरीदने के प्रोसेस में लग जाता है। अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है तो होगा क्या? जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे प्राइसेस घट जाते हैं। तो एक्सेस प्रोडक्शन ने किया क्या? प्राइसेस को घटा दिया। बाकी चीज़ों की कीमत के मुकाबले अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स जो थे, अनाजों का दाम जो है वो घट गया था। तो अब गरीब से गरीब इंसान भी खाना अफोर्ड कर सकता था। हालांकि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इसके लिए इनपुट्स ज़रूरी हैं, पेस्टिसाइड्स की हम बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, के उत्पादन को बचाती है। वो सिर्फ बड़े बड़े जो किसान थे वही अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि छोटे किसान के पास तो उनकी छोटी सी इनपुट के लिए भी पैसा नहीं होता है। जो HYV सीड्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी पेस्ट अटैक का शिकार हो जाती हैं। ये हमारे पेस्ट, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पेस्ट हैं, कीड़े लग जाते हैं। जैसे कि 2020 की अगर हम बात करें तो टिड्डियाँ, लोकस्ट अटैक दुनिया भर में चल रहा है, टिड्डियों का हमला। और जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो हमारे छोटे किसान हैं, वो सब कुछ खो सकते हैं अगर एक बार पेस्ट अटैक हो जाता है तो, क्योंकि गरीब किसान ही आत्महत्या करता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके लिए सरकार ने शुरू किया कि हम छोटे छोटे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर, यानी कम दामों पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाए और बैंक से लोन कम इंटरेस्ट पर प्रदान की जाए। अगर हम बात करें सब्सिडीज़ की, जिसे हम सहायता की भी कहते हैं, इसके ऊपर लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे सही मानते हैं तो कुछ इसे गलत भी मानते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सब्सिडी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए दी जाती है, क्योंकि हरित क्रांति आ चुकी है। फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दी जाती है, वो सस्ता मिलता है और किसान जो है उसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कम दाम पर मिलने की वजह से जितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, वो उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को बेनिफिट देता है। और अगर हम बात करें कि जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े किसान हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें पहुंचाता है और जो छोटे किसान हैं वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये कुछ तर्क हैं जो इकोनॉमिस्ट देते हैं कि सब्सिडी को ख़त्म कर देनी चाहिए। तो अगर सबसे बड़ा बर्डन इसका देखा जाए तो वो है सरकार के कंधों पर सब्सिडी का बहुत ही बड़ा बोझ रहता है। एक बड़ा अमाउंट जो है सरकार के फाइनेंस से वो सब्सिडीज़ पर दिया जाता है। तो अगर सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो वो पैसा हम दूसरी डेवलपमेंट्स में आसानी से लगा सकते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सब्सिडीज़ को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग इंडिया में सबसे रिस्की बिजनेस माना जाता है। ज़्यादातर गरीब किसान ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की या पेस्टिसाइड्स की। तो सरकार को चाहिए कि वो क्लैरिटी लाए कि कौन गरीब किसान है और कौन अमीर किसान है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि बेनिफिट जो मिलना है वो पुअर किसान को मिले, ना कि अमीर किसान को जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ना दिया जाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकसित होने में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। विकसित देशों में इंडस्ट्री जो है हमारी वो ज़्यादा डेवलप होती है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो ये हमारी घटती है। अगर हम देखें कि भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है तो हम पाएंगे कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन तो घटा है, लेकिन जो पॉपुलेशन हमारी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है उसमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस डाटा को देखें तो 1950 में इतने 67.5% जो लोग थे वो कृषि से जुड़े हुए थे और 1990 में 64.9%, यानी अगर गिरावट देखी जाए तो ये ज़्यादा नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो यहाँ से लेबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।